हेलो एवरीवन। 8 कहानियों की जो सीरीज़ हमने चालू की है उसकी 5वीं कहानी चेतना का पहला पार्ट इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं। एन्जॉय। हर माँ बाप अपने बच्चे को पालने में अपनी जान झोंक देते हैं। लेकिन मार्टिन के माँ बाप यानी अक्षय और सिमरन जेम्स, उनके लिए ये जद्दोजहद थोड़ी ज़्यादा मुश्किल रही थी, क्योंकि मार्टिन ने बोलना और चलना बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ी देर में शुरू किया था। पर एक बार जो उसने चलना और बोलना शुरू किया तो बस फिर तो उसे रोकना ही मुश्किल हो गया। उससे ज्यादा बातें करने वाला और भागदौड़ करने वाला बच्चा उसके माँ बाप ने दूसरा नहीं देखा था। वो जहाँ जाता था अपनी जिंदादिली से लोगों का दिल जीत लेता था। वो मोहल्ले के लोगों का भी लाडला था और स्कूल में टीचर्स भी उसे बहुत पसंद करते थे। 2012 में वो कॉलेज पहुंचा। हालांकि पहले दिन वो थोड़ा सा घबराया हुआ था, पर उसका मिजाज ऐसा था कि वो हर जगह आसानी से ढल जाता था। कुछ ही दिन में वो क्लास में भी एडजस्ट हो गया और मारिया के अलावा सबसे बात करने लगा, क्योंकि वो लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती थी। मारिया के अलावा एक लड़का शिराज भी था, जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। वो बस पढ़ाई करता और कुछ ना कुछ लिखने में लगा रहता था। हालांकि मार्टिन उससे भी बोलने की काफ़ी कोशिश करता था। मार्टिन ने क्लास में देखा कि लोग हर किसी से बात नहीं करते, बल्कि उन्होंने ग्रुप्स बना लिए हैं और बस आपस में लगे रहते हैं। लेकिन वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बना। मार्टिन पढ़ाई में एवरेज था और एवरेज लोगों को कोई भाव नहीं देता, पर वो लोगों का दिल जीतने में बिल्कुल भी एवरेज नहीं था। उसमें तो वो प्रो था, इसलिए वो जब तक क्लास का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहता था। एक इंसान फ्रेंडली तो सबसे हो सकता है, पर सबका फ्रेंड नहीं हो सकता। इसलिए मार्टिन भी फ्रेंडली तो सबसे था, पर वो फ्रेंड सिर्फ 2 लोगों का था, आबिद और चेतना। आबिद क्लास का टॉपर था और चेतना वो लड़की थी जिसे सब इगोइस्टिक और बोरिंग समझकर उससे बात नहीं करते थे। पर सिर्फ मार्टिन जानता था कि वो कितनी हम्बल और सेंसिबल थी। आबिद और चेतना आपस में ज्यादा बात नहीं करते थे, क्योंकि आबिद की नजरों में भी चेतना इगोइस्टिक ही थी। अब ये कहना मुश्किल है कि चेतना सचमुच ऐसी थी और मार्टिन के साथ सही से पेश आती थी, या मार्टिन के अलावा कोई और उसे सही से समझ ही नहीं पाया था। दूसरा सेमेस्टर खत्म होने से पहले ही चेतना की बदौलत मार्टिन की एक गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। वो लड़की चेतना के साथ हॉस्टल में रहती थी, तो चेतना ने उसकी बात मार्टिन से कराई और मार्टिन तो ठहरा बातों का बादशाह। बस बात बन गई। उसका वक्त कॉलेज में अच्छा गुजर रहा था। उसे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी और कॉलेज में भी उसने कोई परेशानी नहीं देखी थी। एक दिन अचानक क्लास में वीर के ब्लॉग की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। पता चला कि वीर को कोई कमिटमेंट का फोबिया है। मार्टिन ये सब पहली बार सुन रहा था, पर उसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि वीर की गर्लफ्रेंड समझी जाने वाली सीमा ने वीर का साथ देने के बजाय दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया। उसे वीर के लिए बुरा लग रहा था। दरअसल उसे अपनी जिंदगी में किसी भी चीज का पहली बार दिल से बुरा लग रहा था। पर आज बातों के बादशाह के पास वीर से बात करने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि एक दिन रेसेस में जब मार्टिन कैफे से क्लास जा रहा था, उसने देखा कि रवि और रीना खड़े बात कर रहे हैं। उसने हमेशा नोटिस किया था कि रवि ज्यादातर सीरियस रहता था और उसे कुछ ही दिन पहले पता चला था कि रवि के पापा की काफी पहले ही डेथ हो चुकी है और अभी जो उसके पापा कॉलेज आते हैं वो सौतेले हैं। इसलिए उसे रवि और उसकी बातों में इंटरेस्ट आता था। वो वहीं पर छुप कर उनकी बातें सुनने लगा। बातें सुनकर पता चला कि रवि ने रीना को प्रपोज किया और उसने मना कर दिया। मार्टिन ने रवि का चेहरा देखा और उस पर उसे जो दर्द दिखा, उसको देखकर मार्टिन को बहुत बुरा लगा। मार्टिन उस दौरान थोड़ा गहराई से सोचने लगा था कि उसे हर चीज कैसे आराम से प्लेट में परोसी हुई मिल गई है। पर कुछ लोगों के लिए जरा सी चीज पाना भी पहाड़ तोड़ने जैसा है। जिंदगी की असल मुश्किलों की तो मार्टिन ने कल्पना तक नहीं की थी। उसको ये छोटी छोटी चीजें देखकर ही मुश्किलों का एहसास हो रहा था। कॉलेज जैसे जैसे खात्मे की तरफ बढ़ा, वैसे वैसे मार्टिन थोड़ा मैच्योर होता गया। देखते ही देखते फेयरवेल वाला दिन आ गया। फेयरवेल में मारिया के अलावा लगभग सभी लोग आए थे, क्योंकि मारिया के घर वाले उसे पढ़ाई के अलावा किसी चीज की इजाजत नहीं देते थे। उस दिन सब बहुत खुश भी थे और इमोशनल भी। चेतना मार्टिन के पास आई और बोली, कैसी लग रही हूं मैं? काली साड़ी में चुड़ैल लग रही हो, जाओ किसी पेड़ पर जाकर लटक जाओ।
बोल लो, आज जो चाहे बोल लो, कुछ नहीं कहूँगी। हमारा कॉलेज ख़त्म हो रहा है यार, 3 साल पता ही नहीं चले। अरे तुम तो सेंटी हो रही हो, कॉलेज ख़त्म हो रहा है, ज़िंदगी थोड़ी ना, हम लोग तो मिलते रहेंगे। लेकिन ये कॉलेज लाइफ फिर वापस नहीं आएगी। और हाँ, हम लोग तो कभी अलग नहीं होंगे, पर इस कॉलेज में मेरे साथ हुई इकलौती अच्छी चीज़ हो तुम। मैं चीज़ हूँ। अच्छी नहीं सुनाई दिया, बस चीज़ सुना। उनकी बात चल ही रही थी कि आबिद भी वहीं पर आ गया और बोला, अरे हमारे बिना क्या बातें चल रही हैं? कुछ नहीं, बस सेंटी हुआ जा रहा है, चेतना बोली। मार्टिन ने भी आबिद की बात का जवाब देते हुए कहा कि ये महारानी सेंटी हो रही है, मैं तो चिल हूँ, क्योंकि मुझे पता है हम लोग कॉलेज के बाद भी ऐसे ही रहेंगे जैसे यहाँ हैं। और हाँ, एक बात बतानी थी तुम लोगों को, मैंने और साक्षी ने सोचा है कि मास्टर्स भी साथ ही में करेंगे, एक ही कॉलेज से। ओहो, सही है बेटा, बढ़िया, आबिद बोला। तुम उसी की दुम बने रहना, मुझे तो पसंद नहीं है वो लड़की, चेतना बोली। मार्टिन ने चेतना को जवाब दिया, हाँ बनूंगा तुम, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। तुम जलो मत, तुम्हें भी मिल जाएगा कोई। मैं जल नहीं रही हूँ, हाँ हाँ हाँ, वो दिख रहा है। वो दोनों लड़ना शुरू करते उससे पहले ही उन्हें आबिद ने टोका, अच्छा सुनो, यहाँ तो अब कुछ बचा नहीं है, तो मैं चल रहा हूँ, घर पर भी कुछ काम है, ओके फिर मिलेंगे। आबिद दोनों से अलविदा कहकर निकल गया और वो दोनों लोग बातों में मस्त हो गए। मार्टिन ने चेतना को बताया, काम तो मेरे घर भी कुछ है, मम्मी पापा ने कहा था कि हो सके तो जल्दी आ जाना, पर मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे लिए दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे दिन। अरे पर कोई ज़रूरी काम है तो तुम्हें जल्दी चले जाना चाहिए, उनका काम कल भी हो जाएगा, फेयरवेल रोज रोज थोड़ी होने वाला है। उसके बाद बारी बारी उन दोनों ने वीर, रवि, ध्रुव, अमर, सना, रीना और क्लास के हर एक स्टूडेंट से बात करी। वो लोग डांस कर रहे थे जब मार्टिन के पास साक्षी का मैसेज आया, कॉलेज बिल्डिंग की टेरेस पर आ जाओ, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, किसी को बताना मत, अकेले आना। मार्टिन बिना किसी से कुछ बोले भागता हुआ टेरेस पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे साक्षी तो नहीं दिखी, पर आबिद मिला। उसने आबिद से हैरानी से पूछा, तुम यहाँ? तुम तो चले गए थे। हाँ गया था, पर तुम्हारे लिए वापस आ गया। मेरे लिए? क्यों, क्या हुआ? और वो मैसेज तुमने किया था साक्षी के फोन से? हाँ मैंने ही किया था, तुम्हें बुलाने के लिए। अच्छा बताओ क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस तुमसे कुछ कन्फेस करना था। अरे यार, ऐसे सस्पेंस क्रिएट करके डरा क्यों रहे हो? जल्दी बताओ क्या बात है। इसमें कोई शक नहीं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो मार्टिन, लेकिन तुम्हें जैसे पता है कि मैं क्लास का टॉपर हूँ, और मुझे क्लास में जो अटेंशन मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि तुम जो मौजूद थे। सबका अटेंशन इन 3 सालों में सिर्फ तुम पर ही रहा। आबिद ने टॉप किया, ओके, पर वो देखो मार्टिन ने कितना अच्छा जोक मारा है। अरे यार, ये सब क्या बोल रहा है तू? अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, और अगर मुझे पता होता कि तुझे इस बात से दिक्कत है तो मैं साइड हो जाता। हो ही ना जाते, छोड़ो मियाँ। आज तक तुमने कुछ नहीं कहा, तो आज अचानक से क्या हो गया आबिद? मैं बस चाहता था कि तुम्हें मरने से पहले पता हो कि तुम क्यों मर रहे हो। क्या? मार्टिन ने ध्यान नहीं दिया था कि वो लोग छत के बिल्कुल किनारे पर खड़े हुए थे। आबिद ने ये कहते हुए अचानक से उसे धक्का दे दिया। इट्स योर लास्ट डे ऑफ बीइंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। उस 3 मंजिल की इमारत से गिरते वक्त मार्टिन का सिर एक छज्जे से टकराया और वो नीचे गिरने से पहले ही बेहोश हो गया। धम की आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सब भागते हुए मार्टिन के पास पहुंचे। चेतना उसे देखते ही इतना घबरा गई कि वो कुछ पल के लिए तो हिल ही नहीं पाई। किसी ने उसको हिलाकर कहा, जल्दी एम्बुलेंस को फोन लगाओ। सब घबरा चुके थे। नाचने गाने वाला माहौल मातम में बदल चुका था। कुछ लोग छत पर देखने गए, पर वहां उन्हें किसी का कोई सुराग नहीं मिला। मार्टिन और उसके क्लास वाले अस्पताल पहुंच चुके थे। चेतना ने मार्टिन के पेरेंट्स साक्षी और आबिद को भी बता दिया था, तो वो भी वहीं आ गए थे। मार्टिन के माँ बाप ने पुलिस में भी रिपोर्ट कर दी थी, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा छत से यूं गिर सकता है। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, लेकिन मार्टिन को होश नहीं आया, बल्कि वो सिर पर बहुत तेज चोट लगने की वजह से कोमा में चला गया। उधर पुलिस को भी सिर्फ इतना पता चला था कि मार्टिन के फ़ोन पर साक्षी का मैसेज आया था उसे छत पर बुलाने के लिए, पर साक्षी ने बताया कि उसका फ़ोन उसके बैग से किसी ने या तो निकाल लिया था या गिर गया था, और वो वही ढूंढ रही थी। एक टीचर और उसके कुछ दोस्त इस बात के गवाह थे कि वो पूरे वक्त उनके साथ थे, और आखिरकार उसका फ़ोन रास्ते में पड़ा मिला। इसके अलावा जिस वक्त वो मैसेज मार्टिन को मिला और उसकी हत्या की कोशिश हुई, उस वक्त
उन सब की कैफ़े की सेल्फीज उनके टीचर के मोबाइल में मौजूद थी। इससे ये साबित हो गया था कि किसी ने साक्षी का फ़ोन चोरी करके मार्टिन को छत पर बुलाया था, मगर वो कौन था ये पता नहीं चल पाया। पुलिस ने साक्षी से पूछा, तुम्हारे फ़ोन में पासवर्ड तो होगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अनजान इंसान फ़ोन को अनलॉक करके मैसेज कर दे? साक्षी ने कहा कि हाँ, पासवर्ड तो है, पर वो सिर्फ नाम के लिए है, क्योंकि मैं जितने भी लोगों से बात करती हूँ या मिलती हूँ उन सबको मेरा पासवर्ड पता है, और मेरा पासवर्ड मार्टिन है। जिसको नहीं भी पता है वो भी 1 मिनट में खोल सकता है। वाह, तो रखा ही क्यों है, हद है बिल्कुल। कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कैमरा सिर्फ कॉरिडोर्स में थे, जिनमें से आधे तो खराब थे। जो कैमरे सही थे उनमें मार्टिन तो दिखा, पर आबिद नहीं। फोन पर कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन है जो इतनी आसानी से एक इंसान को छत से धक्का देकर गायब हो गया। मार्टिन की माँ साक्षी को ही बुला भला कह रही थी। उनका मानना था कि साक्षी ने ही उनके बेटे की यह हालत करी है। चेतना के भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन कर सकता है, क्योंकि मार्टिन तो सबसे मिलकर रहता था और उसकी कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई थी। चेतना ने सिमरन को समझाते हुए कहा, आप फिक्र ना करिए आंटी, मार्टिन को जल्दी होश आ जाएगा और फिर वो इंसान भी पकड़ा जाएगा जिसने ये बेहुदा काम किया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा था इससे आज मत जा, लेकिन अपनी माँ की तो सुनी ही नहीं है। जी, वो बता रहा था कि कोई काम है घर पर, लेकिन वो आ गया। काम क्या, बस डॉक्टर के पास जाना था चेकअप के लिए, वहीं ले जाना था इसे भी। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटा, ब्रेस्ट कैंसर हो गया है मुझे। यही बात बतानी थी इसे, समझ नहीं आ रहा था कैसे बताएं, पर अब क्या ही कहें। अरे आई एम सो सॉरी आंटी, आई मीन कब, कैसे? सिम्टम्स तो 1 महीने से मालूम पड़ रहे थे, मैं इग्नोर कर रही थी। फिर पिछले हफ्ते जब डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने डायग्नोज किया तो पता चला। वही सोचा कि मैं मार्टिन को भी बता दूं। अरे आंटी, आप अपना ख्याल रखिए। अब मुझे अपना कोई ख्याल नहीं है, बस गॉड मेरे बच्चे को ठीक कर दे, चाहे मेरी जान ले ले। ऐसा ना कहिए आंटी, आप दोनों जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैं प्रे करूंगी। 2 हफ्ते गुजर चुके थे और मार्टिन की इस हालत के जिम्मेदार का कोई पता नहीं चल पाया था। आबिद ने यह काम इतनी समझदारी से किया कि पीछे एक भी सबूत नहीं छूटा था। उधर मार्टिन कोमा से बाहर नहीं आया था। उसके माँ बाप की हालत भी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसके पापा खुद इतनी जानकारी रखते थे कि उनको मालूम था कि कोमा में जाने के 2 हफ्ते बाद इंसान के बचने का चांस सिर्फ 2 से 3% ही रह जाता है। ये बात दोनों को अंदर से खाई जा रही थी। क्लास का हर बच्चा और टीचर्स हॉस्पिटल आकर मार्टिन को कम से कम 3-4 बार तो देख चुके थे। चेतना और आबिद तो रोज शाम को आया करते थे और उसके माँ बाप से बहुत देर बातें करते थे। दिन गुजरने लगे और लोगों का आना कम होने लगा। अब चेतना और आबिद रोज नहीं आ पा रहे थे। 1 महीना हो गया। मार्टिन बस एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। उसका दिमाग लगभग पूरी तरह बंद था और हाथ पैरों में कोई हरकत नहीं थी। उसके लिए ये मुश्किल वक्त था, मगर उसे सबसे ज्यादा उसके माँ बाप के लिए मुश्किल था, क्योंकि अपने हर वक्त उछलते कूदते रहने वाले बच्चे को इस तरह पड़ा देखकर उनका कलेजा मुंह को आ रहा था। वहाँ कॉलेज में फाइनल एग्जाम शुरू हो गए। आबिद ने हॉस्पिटल आना बंद कर दिया। चेतना भी रोज नहीं आ पा रही थी। कॉलेज पूरा होते ही आबिद का दिल्ली में एक कंपनी में प्लेसमेंट हो गया और चेतना तो बनारस की थी, तो उसे घर वापस जाना पड़ा। अब हॉस्पिटल में मार्टिन को देखने वाले सिर्फ अक्षय और सिमरन ही रह गए। हालांकि वीर और अमर 1-2 बार उसे देखने आ गए, जबकि वो मार्टिन के दोस्त भी नहीं थे। 3 महीने गुजर चुके थे और मार्टिन के ठीक होने की उम्मीद कम होती जा रही थी। दूसरी तरफ सिमरन का ब्रेस्ट कैंसर भी बढ़ता जा रहा था। उसको अपने कैंसर का पता पहली स्टेज में ही चल गया था, लेकिन मार्टिन की हालत की वजह से उसने लापरवाही करी और कैंसर दूसरी स्टेज तक पहुंच गया। अब अक्षय ने ज़बरदस्ती सिमरन का इलाज कराया। इस दौरान अक्षय को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक तरफ ऑफिस, दूसरी तरफ बीवी बच्चे का ये हाल मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। लगभग 6 महीने लगे पूरे ट्रीटमेंट में और आखिर ऑपरेशन करके ब्रेस्ट की गांठ निकाल दी गई। सिमरन ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसे इस बात की ज़रा भी खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे सिर्फ मार्टिन की फिक्र थी और उसके हाल में तो बिल्कुल सुधार नहीं आया था। क्रिसमस और न्यू ईयर भी सूने निकल गए और मार्टिन को कोमा में गए 1 साल हो गया।